Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका जीसीसी कोचिंग क्लासेस में। देखिए, हमने पिछली कक्षा के अंतर्गत बात की थी वायुदाब के बारे में और आज हम जान रहे हैं वायुदाब पेटियाँ, एयर प्रेशर बेल्ट्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स के बारे में। देखिए, हमने वायुदाब के संबंधी जितनी भी संकल्पनाएं थी उनका अध्ययन हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब इन पेटियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन कौन सी पेटियां हैं, कहां पर व्यवस्थित हैं, क्या कार्य हैं, कैसे इनकी उत्पत्ति होती हैं, ये देखेंगे। उससे पहले हम एक क्वेश्चन जो हमने लास्ट कक्षा में बात की थी उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन था कि धरातल से या समुद्र तल से किसी स्थान ऊपर जाने पर किसी स्थान पर -2 डिग्री टेम्परेचर है, ये बात की थी। तो उसी स्थान पर वायुदाब कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली बताना था हमें, लगभग ऑप्शन के अकॉर्डिंग कितना होगा। अब देखिए, समुद्र तल से ऊपर जाओगे -2 डिग्री सेल्सियस कितनी दूरी पर उत्पन्न होगा। देखिए, 1 डिग्री सेल्सियस आपको पता है 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। 330 मीटर ऊपर जाएंगे -2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगी। ये एक सामान्य अवधारणा है। अब देखिए, -2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो रहा है तो मतलब ये दूरी अपनी कितनी है, 330 मीटर की दूरी। अब एक कंसेप्ट आपको ये पता है कि 300 मीटर ऊपर जाने पर -34 मिलीबार तापमान कम हो जाता है, वायुदाब कम हो जाता है। और 10 मीटर ऊपर जाने पर -1 MB मिलीबार वायुदाब कम हो जाता है। तो 300 मीटर ऊपर जाएंगे तो 34 MB और 10-10 के अकॉर्डिंग 3 बार जाएंगे तो 3 MB, लगभग ये जाएगा 37 MB के अकॉर्डिंग। लेकिन ऑप्शन में 35 लास्ट था तो हम इसको यही मान के चल रहे हैं। एग्जैक्ट देखें तो कितना आता है, 37। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन जो टेक्निकल क्वेश्चन हैं और अपने मेंटलिटी के आधार पर बनाए जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों का हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे वायुदाब पेटियाँ। वायुदाब पेटियों के अंतर्गत देखेंगे कौन कौन सी पेटियाँ हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं, ये आपको डायग्राम नज़र आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है 0 डिग्री, विषुवत रेखा के ऊपर 5 डिग्री और 5 डिग्री दक्षिण की बात करें तो ये जो क्षेत्र है ये वायुदाब पेटी बनती है। यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है, ये है भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। और यहाँ पर आपको पता है कि सर्वाधिक सूर्य तक की मात्रा प्राप्त होती है, तापमान भी अधिक पाया जाता है, लेकिन कर्क रेखा के अकॉर्डिंग थोड़ा कम पाया जाता है अयनवर्तीय क्षेत्रों के अपेक्षा। तो यहाँ पर तापमान अधिक होने के कारण दाब कैसा बनेगा, निम्न दाब। तो ये पेटी होगी भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। अब हम ऊपर की ओर बात करेंगे 30 से 35 के क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र को हम उपोष्ण क्षेत्र बोलते हैं और उपोष्ण क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पर दाब कैसा रहेगा। अब हम इन दो पेटियों को छोड़कर ध्रुव की बात करते हैं। ध्रुवों पर हमेशा तापमान क्या रहता है, कम रहता है। ध्रुवों पर तापमान कम रहता है तो दाब कैसा मिलेगा, उच्च दाब। और कौन सी पेटी है, ध्रुवीय पेटी। एक पेटी ये हो गई भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, एक हो गई ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। जैसे उत्तरी गोलार्ध के अकॉर्डिंग है वैसे ही सारा का सारा सिस्टम दक्षिणी गोलार्ध में। ये हो गई ध्रुवीय उच्च दाब पेटी।
ये दक्षिण गोलार्ध में है तो दक्षिणी हो गई, ये उत्तर में है तो उत्तरी ध्रुवीय वायुदाब। अब एक पेटी भूमध्य रेखीय, एक उत्तरी ध्रुवीय, एक दक्षिणी ध्रुवीय, टोटल पेटी हो गई 3। तो ये इसका सीधा सा संबंध किससे है? तापमान से। तो हम यहाँ लिख रहे हैं ताप के अकॉर्डिंग कुल 3 पेटियां हैं। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, दूसरी है उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, तीसरी है दक्षिणी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। ये 3 पेटियां हैं, ये हमने देखा है ताप के अकॉर्डिंग। लेकिन ये जो 2 पेटी उत्तर में, 2 पेटी दक्षिणी, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ये जो मध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है, इसका जो विस्तार पाया जाता है वो 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में पाया जाता है। यहाँ क्या होता है, जब सूर्य उत्तर की ओर उत्तरायण और सूर्य दक्षिण की ओर दक्षिणायन में जाता है तो उस समय ये पेटियां भी क्या हो जाती हैं, उत्तर में खिसक जाती हैं और दक्षिणायन के समय दक्षिण में खिसक जाती है। उत्तरायण के समय यह 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास चली जाती हैं, दक्षिणायन के समय यह 10 डिग्री दक्षिणायन हिंद महासागर तक पहुंच जाती है। यहाँ पर एक ऐसा क्षेत्र बनता है जिसको बोलते हैं शांत क्षेत्र। कैसा क्षेत्र? शांत क्षेत्र। और ये शांत क्षेत्र कैसे बनता है, क्यों बनता है? देखिए, आप ये जानते हैं कि यहाँ से संवहनीय तरंगें धरातल से नीचे से ऊपर की ओर चलती हैं। तो यहाँ पर क्षैतिज जो धाराएं हैं, जो पवन धाराएं हैं, पवन हैं, वो नहीं बहती हैं, सिर्फ ऊर्ध्वाधर बहती हैं। ऊर्ध्वाधर बहने के कारण यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा रहेगा? शांत रहेगा। यहाँ सिर्फ वर्टिकल शांत रहेगा। तो इस क्षेत्र को क्या नाम दिया जाता है? डोलड्रम। डोलड्रम का अर्थ होता है शांत वातावरण। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र को हम 0 से 5 उत्तर और 5 दक्षिण, ये क्षेत्र कैसा माना जाता है? डोलड्रम का माना जाता है। अब हम उपोषण की बात करते हैं। देखिए, तापमान अधिक है यहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद उपोषण उच्च दाब पाया जाता है। इस पेटी को उपोषण उच्च दाब कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए कि यहाँ से संवहनीय तरंगें ऊपर की ओर उठेगी। सौरमंडल में ऊपर की ओर जाने पर यहाँ से वायुमंडल में ऊपरी क्षेत्रों में दोनों साइड में वायु क्या हो जाती है? फैल जाती है। क्यों फैलती है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऊपर की वायु फैल जाती है और इन क्षेत्रों में विस्थापित हो जाती है। यहाँ पर आने पर ये वायु क्या करेगी? नीचे की ओर बैठना शुरू कर देगी। जब नीचे की ओर वायु बैठती है तो आपको पता है कैसी वायु होगी? ठंडी वायु होगी। और जब नीचे की ओर वायु बैठती है तो हमेशा याद रखना, उस वायु का जो आयतन है वो आयतन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जो वायु का आयतन कम हो जाएगा तो आपको पता है वायु का दाब कैसा रहेगा? उच्च बना रहेगा। तो यहाँ पर वायु का क्या हो रहा है? अवतलन हो रहा है, उसका दशाव हो रहा है। वायु के अवतलन के कारण यहाँ पर क्या बना रहेगा? हमेशा उच्च दाब बना रहेगा। और ये किसके अकॉर्डिंग बनी है? ये बनी है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। इसको हम नाम दे रहे हैं गति, गतिजन्य और तापजन्य। इसके अंतर्गत पहली आई है उपोषण उच्च दाब पेटी। ये किसके अकॉर्डिंग बनी? ये ताप के अकॉर्डिंग नहीं बनी है, बल्कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण बनी है और उसी के अकॉर्डिंग उच्च दाब बना है। ऐसा ही उत्तर में मिलेगी और ये भी दक्षिण में भी ऐसी ही पेटी आपको व्यवस्थित मिलेगी। इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है? प्रति चक्रवातीय स्थितियां पाई जाती है, क्योंकि इसका जो केंद्र है वो क्या है? उच्च दाब का है। यहाँ प्रति चक्रवातीय स्थितियां पाई जाती है। और
ये जो उच्च दाब पेटी है, ये उच्च दाब पेटी उत्तर की ओर उत्तरायण के समय खिसक जाती है, दक्षिण की ओर दक्षिणायन के समय भी खिसक जाती है। और यहाँ इस क्षेत्र में असव अक्षांश कहते हैं। इस पेटी को क्या नाम देते हैं? असव अक्षांश पेटी नाम दिया जाता है। कई बार पूछा जाता है असव अक्षांश किसके द्वारा दिया गया नाम है? तो किसके द्वारा? स्पेन वासियों के द्वारा असव अक्षांश का उल्लेख किया गया है। क्या हुआ कि यहाँ पर पवनों की जब हम बात करेंगे तो इसको विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर असव अक्षांश इसलिए कहा गया है कि प्राचीन समय में यहाँ पर व्यापारिक मार्ग था और यहाँ से जो कार्गो लाइनर, जिसको जहाज़ कहते हैं, पानी वाली जहाज़, वो यहाँ से इस क्षेत्र में विस्थापित होती थी। तो उस समय क्या होता था कि जो प्रत्येक व्यापारिक पवन है वो व्यापारिक पवन है वो इस प्रकार से बहती हैं, इस प्रकार से, और ये इधर पछुआ पवन है। तो जब ये जहाज इस प्रकार चलते थे तो इसकी विपरीत साइड में, पवन की विपरीत साइड में जाने पर उनकी जहाज़ों की गति कम हो जाती थी और उनमें जो जितना भी भार होता था वो क्या होता था, समुद्रों में गिरा दिया जाता था। तो उस समय घोड़ों का व्यापार होता था। तो उस समय घोड़ों का व्यापार होता था तो जहाज से कुछ घोड़े समुद्र में गिरा दिए जाते और गिराने के कारण उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाने लगा? असव अक्षांश के नाम से जाना। तो ये स्पेन वासियों के द्वारा बताया हो। अब हम बात करेंगे ऊपर वाली पेटी जो उपध्रुवीय क्षेत्र में है। ये उपध्रुवीय क्षेत्र की पेटी है। यहाँ पर तापमान कम पाया जाता है तो आपके अकॉर्डिंग ये होगा कि यहाँ उच्च दाब मिलेगा। यहाँ पर उच्च दाब नहीं बल्कि निम्न दाब पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? वही रीज़न इसके अंतर्गत है कि यहाँ भी पृथ्वी के घूर्णन का कुछ कारक व्यवस्थित है। कैसे है कि यहाँ से जितनी भी वायु होती हैं, ये जितनी भी वायु होती हैं, ये वायु फैल जाती है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। और यहाँ पर फैलने का कारण ये है कि ध्रुवों पर पृथ्वी क्या हो जाती है, धीरे धीरे चपटी हो जाती है। जब ये क्षेत्र ऊपर जाकर, ये क्षेत्र इस प्रकार से ऊपर जाकर ऐसा दिखाई देता है, इस प्रकार से होता है, तो ये एक पतली परत है, ये गोलाई में नहीं है। अगर गोलाई में होती तो यहाँ पर भी वायु नीचे बैठती, ये ध्रुवों पर धीरे धीरे चपटी होनी शुरू हो जाती है, तो ऊपर का क्षेत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। स्पष्ट रूप से दिखाई देने के कारण ये हवा क्या हो जाती है, फैलना शुरू कर देती है। अगर ये गोलाई होती तो यहाँ पर उपोषण क्षेत्रों में वायु क्या हो रही है, अवतलित हो रही है, लेकिन यहाँ अवतलित नहीं हो रही है बल्कि क्या हो रही है, अपसारित हो रही है, अपसरण हो रहा है। ये इसी के अकॉर्डिंग है ध्रुवों पर चपटा होना। इससे क्या हो जाती है, उपध्रुवीय क्षेत्र में वायु अपसारित हो जाती है। यहाँ की ठंडी वायु इन क्षेत्रों में चली जाती है और इन क्षेत्रों में चली जाती है। अपसारित हो जाने के कारण क्या होता है, ये जो गर्म ये हवाएं और ऊपर से ये हवाएं, ये दोनों आनी यहाँ पर शुरू हो जाती है और इस वायु के अपसरण के कारण यहाँ पर दाब कैसा मिलेगा, कम पाया जाता है। इसी के अकॉर्डिंग तो एक पेटी ये हो गई उपध्रुवीय और एक हो गई उपोषण वाली पेटी। दो पेटियां हैं उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, दो उत्तर में और दो ही क्या मिलेगी आपको, दक्षिण में। कुल कितनी हो गई, 4 पेटियां हो गई। तो 3 हो गई तापजन्य और 4 हो गई गतिजन्य। इसका रिलेशन वायु के अपसरण से है और इसका रिलेशन वायु के अवतलन से। तो ये कुल 4 पेटियां हैं। और यहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होता है, ध्रुवीय क्षेत्रों में दैनिक आवर्तन के कारण वायु की परतें क्या होती हैं, पतली होती हैं और यहाँ पर तापमान कम होने के कारण वायु में भारीपन होता है, ठंडा होता है, जिसके कारण दाब हमेशा क्या बना रहता है, अधिक बना रहता है। अब देखिए ये जो पेटियां हैं, एक तो भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, एक ध्रुवीय और एक ध्रुवीय। इनको छोड़कर ये उपोषण और उपध्रुवीय जो पेटी है, ये दोनों पेटियां सतत रूप से नहीं पाई जाती है बल्कि खंडों में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है, स्थल और जल का मिलन होता है, जिसके कारण ये खंडों में व्यवस्थित होती है।
एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि सर्वाधिक जो वायुदाब पेटियां हैं वो कौन से महाद्वीप में पाई जाती है? तो याद रखना, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक वायुदाब पेटियां पाई जाती है। कुल कितनी वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं? तो ये जो अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्र है ये पूरा इतने क्षेत्र में व्यवस्थित है। एक तो आ गई उत्तरी उपोषण उच्च दाब वायुदाब पेटी, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी और दक्षिणी उपोषण उच्च वायुदाब पेटी। ये 3 पेटियां इसमें व्यवस्थित हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितनी उच्च वायुदाब पेटियां हैं? तो कुल उच्च वायुदाब पूछ रखा है, तो एक तो ये हो गई, एक है नीचे वाली पेटी। तो 2 उच्च वायुदाब पेटियां अफ्रीका महाद्वीप में हैं। कुल की बात करें तो टोटल कितनी हो गई? 3 हो गई। तो हमारे पास में देखिए 3 तापजन्य और 4 गतिजन्य। कुल वायुदाब पेटी कितनी पाई जाती है? 7 वायुदाब पेटियां पाई जाती है। और इनकी जो ये स्थिति है, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये स्थिति आदर्श स्थिति मानी जाती है। और ये स्थिति कब बनेगी? जब सूर्य विषुवत रेखा पर होगा, अर्थात 21 मार्च और 23 सितंबर को ये से क्या परिवर्तन होता है? जैसे मानसूनी जलवायु है, जैसे भूमध्य सागरीय जलवायु है, वो कैसे बनती है? इन्हीं उच्च वायुदाब पेटियों के कारण उनका विकास होता है, उनकी उत्पत्ति होती है। ये हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। और वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर आप चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।